हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ओस्टर्ड ने किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था तो माइकल फैराडे ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो मेथेनोइक अम्ल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है तो चींटियों में पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो जंगरोधी स्टील एक मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्टील होता है ये किससे मिलकर बना होता है तो लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। तो गोंद, टैनिन और रेजिन ये तीनों क्या है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो यहाँ पे इनमें से सभी क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कहाँ पे संचित होता है तो उनके छालों में संचित होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो न्यूरॉन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है। तो CFC है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम क्या होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो किससे बनता है, तो अवतल दर्पण से बनता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में और हजामत बनाने में प्रयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो दृष्टि पटल पर बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि एक बोल्ट कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक बोल्ट कहलाता है, तो एक बोल्ट 1 जूल प्रति कूलम को कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम या पार्श्वबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो I² नहीं करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिस्ट धारा प्राप्त होती है, जिसे डीसी करंट भी बोलते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस धारा का मान बदलते रहता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रत्यावर्ती धारा किससे प्राप्त होता है, तो जनित्र से प्राप्त होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो सौर ऊर्जा है। इसे आपको याद रखना है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये सभी क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर।
22 नंबर प्रश्न है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसमें से आपको बताना है कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो जो जीवाश्म ईंधन होता है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है। तो ये जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है ये अनवीकरणीय होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उत्तम ईंधन है। तो जो पेट्रोलियम होता है ये एक उत्तम ईंधन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो पारा पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर अधातु पूछे कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन के दो अणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन के दो अणुओं के बीच कितने आबंध बनता है। तो त्रिक आबंध बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का अपरूप होता है और ग्रेफाइट अधातु होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन लवण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन लवण है। तो यहाँ पे NaOH लवण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो Fe3O4 प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। तो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है। और आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो सोल्डर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है तो C2H5OH होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे जो C6H6 होता है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और C6H6 किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो C3H4 के होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो क्षारीय धातु है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो हीलियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि एक कृत्रिम ब्रिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक कृत्रिम ब्रिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है, तो अपोहन के द्वारा निकालता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो किसके कारण पनपता है, तो जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाता है तब पनपता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागम्य झिल्ली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कोशिका झिल्ली होता है ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। यहाँ पे आपको बताना है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जोहानसन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिन का कार्य क्या होता है, तो माता पिता के गुण उनके संतानों में पहुंचाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में पनपता है। आइए देखते हैं, इसका आंसर दूसरे पेज में है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है साफ जल में, बी ऑप्शन है गंदा जल में, सी ऑप्शन है मीठा जल में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो गंदा जल में पनपता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है,
तो साफ जल में पनपता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो सूखे घास पत्ते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब 49 से लेके 80 प्रश्न अगले क्लास में हम आपको करवाएंगे, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।